बच्चों, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये एक शांत पानी दिख रहा है। अगर इस पानी को मैं डिस्टर्ब कर दूँ, इसमें एक पत्थर डाल देते हैं या फिर इसमें एक पानी की बूंद डाल देते हैं। जैसे इसमें पानी की बूंद डालते हैं, देखो कितना सुंदर लहर इसमें निकल रहे हैं। इन लहरों को तो आपने देखा ही होगा। अब आपके सामने एक रस्सी दिख रही है, बिल्कुल शांत है, स्ट्रेट है रस्सी। अब इस रस्सी को एक साइड से पकड़ के हम हिलाना शुरू कर देते हैं। क्या दिख रहा है रस्सी में? इस रस्सी में भी आपको लहरें दिखाई दे रही हैं। अब बच्चों, ये क्या है? ये एक ड्रम है। अगर इस ड्रम को मैं पीटूं, इस ड्रम को किसी तरीके से हम डिस्टर्ब करें, चाहे डंडे की सहायता से पीटे, चाहे ड्रम बीट की सहायता से, क्या होता है? कानों में आवाज़ गूंजने लगती है। इसमें जो वाइब्रेशन हो रहे हैं, जो इसमें डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो रहा है, उसकी लहरें हमारे कानों तक पहुंच रही हैं, जिनको हम ध्वनि तरंगे कहते हैं। तो इस प्रकार के जल में उत्पन्न होने वाले तरंग, रस्सी में उत्पन्न होने वाली तरंगे और इस प्रकार ड्रम में उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को आपने सुना और देखा है। इन तरंगों में बच्चों खास बात क्या है? इन सभी तरंगों में हमने देखा कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता है। जैसे जल भी एक माध्यम है, रस्सी भी एक ठोस माध्यम है। ड्रम में उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों का प्रसार किस प्रकार हो रहा है? हवा के माध्यम से हो रहा है। तो इस प्रकार इन तरंगों के संचरण के लिए, इनके प्रसार के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। वास्तव में जो तरंगे होती हैं वो ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं। तो ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए इस प्रकार की तरंगों में माध्यम की आवश्यकता होती है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसी तरंगे भी हो सकती हैं जो बिना माध्यम के भी संचरित हो सके? सोचने में हमको लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन हम देखते हैं बच्चों, जो सूर्य का प्रकाश है, ये जो सूर्य से आने वाली तरंगे हैं, वो पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। पृथ्वी का एटमॉस्फेयर, उसका वातावरण कुछ ही दूर तक है और बाकी तो निर्वात है। लेकिन सूर्य से आने वाली तरंगे पृथ्वी तक कैसे पहुंच जाती हैं? मतलब वो निर्वात में भी गमन कर सकती है। जो ऊर्जा है, प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा, जो वहाँ सूर्य से हम तक ट्रांसफ़र हो रही है, पहुँच रही है, वो बिना किसी माध्यम के पहुँच रही है। और यही होती हैं बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगे, जो बिना किसी माध्यम के भी गमन कर सकती है, ऊर्जा का स्थानांतरण कर सकती हैं। तो आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। पर विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, कैसे उत्पन्न होती हैं, इनका इतिहास क्या है, इन सब के बारे में जानने के लिए हमको पहले पढ़ना पड़ेगा विस्थापन धारा के बारे में, और फिर हम जानेंगे मैक्सवेल्स के इक्वेशंस के बारे में, और फिर हम इसका संक्षिप्त इतिहास पढ़ेंगे। वैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो भविष्यवाणी थी वो की थी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, और इसकी भविष्यवाणी सैद्धांतिक तौर पर की गई थी। और हर्ट्ज के प्रयोग के बाद इस तरंग को अस्तित्व मिला, मतलब प्रयोग से इन तरंगों का अस्तित्व साबित हो गया। तो सबसे पहले बच्चों हम एक तार में धारा को प्रवाहित करवाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। जैसे आप देख रहे हो बच्चों कि तार में धारा प्रवाहित हो रही है। दिखाई तो नहीं दे रही है क्योंकि हम आवेश को तो देख नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ इस तार को किसी बैटरी की सहायता से, कोई स्रोत की सहायता से धारा को प्रवाहित किया जा रहा है। तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। जब किसी भी तार से, चालक से धारा प्रवाहित होती है, तो ऑस्टर्ड ने हमको क्या बताया था कि उसके पास कोई चुंबकीय सुई यदि ला दें, मतलब चालक तार जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, उसके पास यदि कोई चुंबकीय सुई ला दें तो क्या होता है? वो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। और चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है, इसका मतलब है कि उस तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो गया है? चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर भी इस बहती हुई धारा के, जो तार में बह रही है, उसके चारों तरफ उत्पन्न हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में मैं यदि एक बंद परिपथ लूँ, क्लोज्ड लूप लूँ, तब वहाँ पर हम लगा सकते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। और इस एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ का, बंद परिपथ का
जो रेखीय समाकलन होता है चुंबकीय क्षेत्र का वो बराबर होता है म्यू नॉट आई के, जहाँ पर म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है और आई उस क्षेत्र से घिरी कुल धारा है। जैसे यहाँ पे ये बंद लूप बंद परिपथ हमको इस तार के चारों तरफ दिख रहा है, तो इससे घिरी कुल धारा ये है आई। तो एम्पियर का परिपथीय नियम होगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, ये हमने क्लोज्ड लूप में लिया है, बराबर म्यू नॉट आई। लेकिन जब इस नियम को ऐसे परिपथ जिसमें संधारित्र यानी कि कैपेसिटर लगा है उसमें लगाया जाता है तो ये असंगत हो जाता है। इसके लिए अब हम इसी परिपथ में एक कैपेसिटर यानी कि संधारित्र लगा के देखते हैं। संधारित्र क्या होता है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो किस प्रकार बनती है, हम एक प्लेट लेते हैं, उसके सामने उसी आकृति उसी आकार का हम उसी क्षेत्रफल का हम दूसरा प्लेट लेते हैं। जब हम एक प्लेट में आवेश देते हैं प्लस क्यू, तो प्रेरण की वजह से उसके सामने रखे वाले प्लेट में सामने वाले फलक पर माइनस आवेश उत्पन्न होता है और दूर वाले फलक पर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्लस आवेश को मतलब जो दूसरा वाला फलक है उसको यदि हम पृथ्वीकृत कर देते हैं तो एक प्लेट में प्लस आवेश बचता है और दूसरे प्लेट में माइनस आवेश। यदि मैं एक संधारित्र लूँ यहाँ पर और उसको चार्ज करूँ, किस प्रकार चार्ज करेंगे, उसको बैटरी के दोनों सिरे से जोड़ देंगे, एक धनात्मक सिरा और दूसरा ऋणात्मक सिरा। जो धनात्मक सिरे से जुड़ा वाला प्लेट है वो धनात्मक आवेश हो जाएगा और जो ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ प्लेट है वो ऋणात्मक आवेशित हो जाएगा। आवेश की मात्रा दोनों प्लेटों में समान होगी, बस ये विपरीत होंगे, एक में प्लस होगा और एक में माइनस होगा। तो यदि इसी परिपथ में मैं एक संधारित्र जोड़ देती हूँ, उसके बाद हम एम्पियर का परिपथीय नियम लगाते हैं। इस प्लेट में इस परिपथ में तब भी धारा प्रवाहित हो रही है जैसे पहले हो रही थी। संधारित्र भी यदि जोड़ देते तब भी धारा प्रवाहित होती है, मतलब धारा तो प्रवाहित हो रही है, लेकिन दोनों प्लेटों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं दिखाई देता हमको। तो आवेश किस प्रकार गति कर रहे हैं? हम जानते हैं कि आवेश के प्रवाह को ही धारा कहते हैं और यहाँ दोनों प्लेटों के बीच में यदि हम बात करें तो आवेश किस प्रकार प्रवाहित हो रहे हैं, ये धारा कैसे कंटिन्यूअस हो रही है। तो यहाँ इस विसंगति को ही दूर करने के लिए मैक्सवेल ने एक तर्क दिया। वो तर्क क्या था कि इन दोनों प्लेटों के बीच में प्रवाहित हो रही है विस्थापन धारा। ये विस्थापन धारा कैसे उत्पन्न हो रही है? जब हम इस संधारित्र को चार्ज कर रहे हैं तो एक प्लेट धन आवेशित और दूसरा प्लेट ऋण आवेशित हो रहा है। एकाएक उस प्लेट में चार्ज एक साथ ही डेवलप नहीं हो जाते। जैसे ही चार्ज करना शुरू करते हैं आवेशों की मात्रा उन प्लेट में बढ़ती जाती है। अगर आवेशों की मात्रा उन प्लेट में बढ़ते जा रही है तो उनके बीच में उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र भी बढ़ते जा रहा है, बल रेखाओं की संख्या बढ़ते जाएगी। ये हम बोल सकते हैं कि उस प्लेट के बीच में इस प्रकार जैसे हम देख रहे हैं परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ते जा रहा है, बल रेखाओं की संख्या बढ़ते जा रही है, तो इन दोनों प्लेट के बीच में परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स है उसमें परिवर्तन हो रहा है। और इसी विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ही इस संधारित्र के प्लेट के बीच में जो धारा उत्पन्न हो रही है उसको हम नाम देते हैं विस्थापन धारा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो तार में संयोजित तार जो कनेक्ट करने के लिए हमने तार जोड़ा है उसमें जो धारा बहती है वो है चालन धारा, कंडक्शन करंट। और जो प्लेट के बीच में जो बिल्कुल भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं दिख रहे हैं, नहीं हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, फिर भी धारा उसमें से प्रवाहित हो रही है, तो वो धारा कहलाती है विस्थापन धारा। तो यदि हम देखें कि इस परिपथ में कुल धारा I है तो ये कुल धारा I चालन धारा IC और विस्थापन धारा ID, विस्थापन धारा को हम इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, इसलिए हम इसे ID से दर्शाते हैं। तो कुल धारा I जो होती है वो विस्थापन धारा ID और चालन धारा IC का योगफल होती है। चालन धारा किस में प्रवाहित होती है? संयोजित तारों में। विस्थापन धारा कहाँ प्रवाहित होती है? वो जो दोनों संधारित्र के प्लेटों के बीच में जो जगह है वहाँ पर विस्थापन धारा प्रवाहित होती है। अगर हम प्लेटों के बीच की बात करें
और हम एम्पियर का नियम लगाने का प्रयास करें तो हम कैसे लिखेंगे? लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, मतलब इस बंद परिपथ का रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र का इस क्लोज्ड सरफेस पे कितना होगा? ये हो जाएगा 0, क्योंकि इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई धारा नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। 0 होना ही चाहिए, क्योंकि अगर कोई वहाँ पे धारा नहीं है तो हम लिखते हैं म्यू नॉट आई, आई ही नहीं है तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 0। अब गॉस के नियम को यदि हम देखें, गॉस का नियम ने पढ़ा है बच्चों कि गॉस के नियम के अनुसार जो विद्युत फ्लक्स होता है वो, मतलब किसी बंद पृष्ठ से जुड़ा हुआ विद्युत फ्लक्स होता है, उसके अंदर के आवेश, कुल आवेश का 1/ε0 टाइम्स होता है। तो यहाँ पर हमने एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली, मतलब इस मेम्ब्रेन को ऐसे खींच लिया, ये एक पॉट के आकृति का हो गया। ये ग्रीन कलर से जो दिख रहा है बच्चों, वो एक पॉट की आकृति का हो गया, जिसको हमने क्लोज्ड सरफेस के रूप में ले लिया है। तो इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस ई डॉट डी ए। ये फ्लक्स का फॉर्मूला है, ई डॉट डी ए लिया हमने, क्योंकि ये डी ए क्लोज्ड सरफेस हमने यहाँ पे कल्पना की है, बराबर Q अपॉन ε0। Q यहाँ आवेश तो है, ये देख रहे हैं हम लोग, ये जो कैपेसिटर का ये वाला प्लेट है, इसमें जो आवेश है इस पृष्ठ के अंदर है, तो हम यहाँ पे Q अपॉन ε0 लिखेंगे। I क्यों नहीं लिख पाए? क्योंकि धारा नहीं है, यह केवल आवेश है जो स्थिर इस प्लेट पर एकत्रित हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं गॉस का नियम। Q अपॉन ε0 लिखे। अब यदि मैं इस बंद पृष्ठ को हटा दूँ और इस पृष्ठ की बात करें जिस पर हम लोग यहाँ फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो ε0 इस साइड चला जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा ε0 इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू Q। अगर हम इसको समय परिवर्ती इक्वेशन बनाएं, समय परिवर्ती क्यों बना रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि ये जो फ्लक्स है वो समय के साथ साथ चेंज हो रहा है, आवेश देते जा रहे हैं, आवेश बढ़ते जा रहे हैं प्लेट पर, क्योंकि उसका आवेशन हो रहा है, उसको चार्ज किया जा रहा है। तो बल रेखाओं की संख्या या इन दोनों प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र है वो भी बढ़ते जा रहा है, विद्युत फ्लक्स भी बढ़ते जा रहा है। इसलिए यदि मैं इसको दोनों पक्षों को समय के साथ साथ अवकलन करूं, डिफ्रेंशिएट करूं, तो ये हो जाएगा ε0 डी अपॉन डी टी इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। आवेश में परिवर्तन की दर वो कहलाती है धारा, इसलिए यहाँ पे डी क्यू अपॉन डी टी के जगह मैं लिखूंगी आई डी, क्योंकि ये कौन सी धारा है? ये है विस्थापन धारा। तो विस्थापन धारा का समीकरण होता है ε0 डी अपॉन डी टी इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू आई डी। ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए जो हम लोग ले रहे हैं वो एक्चुअली क्या है? वो है फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ε0 डी फाई ई अपॉन डी टी इक्वल टू आई डी, मतलब विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ही विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार बच्चों हमने विस्थापन धारा की आवश्यकता को जाना। विस्थापन धारा को यहाँ पर पढ़ने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि जब हम एम्पियर के नियम को किसी ऐसे परिपथ में लगाते हैं जहाँ पे संधारित्र लगा हो, तो उस नियम के जो तर्क है वो असंगत हो जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, अविरतता का सिद्धांत वहाँ पे काम नहीं करता। इसलिए हमको विस्थापन धारा की आवश्यकता होती है ताकि हम एम्पियर के नियम का संगत कर सकें, इस विसंगति को हटा सकें। और इसको बनाया, इसके तर्क को बताया था मैक्सवेल ने। इसलिए जो अगला समीकरण तैयार होता है जिसमें हम कह सकते हैं कि एम्पियर के नियम को मॉडिफाई किया गया है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा, वो समीकरण कहलाता है एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई तो कुल धारा थी, तो आई के स्थान पर हम लिखेंगे आई सी प्लस आई डी। आई सी चालन धारा, आई डी विस्थापन धारा, और आई डी का फॉर्मूला हम लिखे यहाँ पर, तो ये नियम बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई सी प्लस,
यहाँ पे लिखेंगे एप्सिलॉन 0 डी फाई ई अपॉन डी टी। इस समीकरण को हम जानते हैं एम्पियर मैक्सवेल के परिपथीय नियम से। जब हम समीकरण लिखते हैं I बराबर आई सी प्लस आई डी, आई सी यानी कि चालन धारा जो किस में प्रवाहित हो रही है, संयोजी तारों में, और आई डी यानी कि विस्थापन धारा जो कहाँ उत्पन्न हो रही है, दो संधारित्र के दो पार्टों के बीच में, दो प्लेटों के बीच में। तो यदि हम तार में देखें तो वहाँ पर विस्थापन धारा नहीं है, वहाँ पर हम लिखेंगे I बराबर आई सी, क्योंकि वहाँ आई डी तो है नहीं। वैसे ही यदि मैं संधारित्र के प्लेटों के बीच में देखूँ, वहाँ पर चालन धारा नहीं है, वहाँ पर विस्थापन धारा है, तो वहाँ पर मैं लिखूँगी I बराबर आई डी, क्योंकि वहाँ आई सी तो 0 होगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं आई सी बराबर होगा आई डी, यानी संयोजी तारों में जो चालन धारा है वो बराबर होगी दोनों प्लेटों के, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में उत्पन्न होने वाली विस्थापन धारा के। और विस्थापन धारा की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी, इसको तर्क में लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम संधारित्र के प्लेट के बीच में यदि कंपास भी रखते हैं, चुंबकीय सुई भी रखते हैं, तो वो विक्षेपित होती है। और हम जानते हैं चुंबकीय सुई कब विक्षेपित होती है, जब चुंबकीय क्षेत्र हो। यदि वहाँ आसपास कोई चुंबकीय पदार्थ नहीं है तो चुंबकीय सुई निश्चित रूप से धारा के प्रवाह के कारण, क्योंकि धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है, तो धारा के प्रभाव के कारण ही विक्षेपित हो रही है। संयोजी तार में तो हम जान रहे हैं चालन धारा है, तो प्लेटों के बीच में क्यों विक्षेपित हो रही है, तो निश्चित रूप से भी वहाँ पर कोई धारा विद्यमान है, और वो धारा और कोई नहीं बल्कि वो विस्थापन धारा है। इसलिए विस्थापन धारा के कॉन्सेप्ट को हमने अच्छी तरीके से मान ही लिया, क्योंकि वहाँ चुंबकीय सुई भी विक्षेपित हो रही थी और ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के साथ भी चल रहा था, मतलब संगत था। अब हम देखें निष्कर्ष क्या निकला। विस्थापन धारा को जो हमने समझा, उससे निष्कर्ष क्या निकाला, उसके आधार पर एम्पियर का नियम दूसरे तरीके से लिखा गया। एम्पियर का नियम जब हम लोग लिखे तो उसमें हमने लिखा लाइन इंटीग्रल, मतलब रेखीय समाकलन B डॉट डी एल, चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन था किसी भी बंद परिपथ में, वो बराबर हुआ μ0 आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। डी फाई ई अपॉन डी टी का मतलब है समय के साथ साथ परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र। तो जब समय के साथ साथ परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसका यही मतलब है कि जब हम फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और यदि हम फैराडे के नियम को देखें, जो हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण में पढ़ा था, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से हम क्या देखते हैं, E बराबर होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। इसका डी फाई बी है वो, मतलब वो चुंबकीय क्षेत्र है। मतलब यदि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो तो वहाँ पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित होता है। विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है समय के साथ साथ, तो वहाँ पर उत्पन्न होता है विद्युत क्षेत्र, और जब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है समय के साथ साथ, तो वहाँ पे उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो इस प्रकार परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे के स्रोत हैं। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के स्रोत हैं। और इसी निष्कर्ष से जो मैक्सवेल थे, उन्होंने सैद्धांतिक तौर पे एक ऐसे तरंग की कल्पना की, एक ऐसे तरंग की भविष्यवाणी की जो कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न हो सकते हैं। क्योंकि जो विस्थापन धारा को हम सोच रहे हैं कि केवल ये संधारित्र के प्लेटों के बीच में ही उत्पन्न होती है, तो ऐसा नहीं है। जहाँ पर भी, चाहे हम निर्वात की बात करें, जहाँ पर परिवर्ती विद्युत क्षेत्र होगा, परिवर्ती विद्युत फ्लक्स होगा, वहाँ पर विस्थापन धारा हो सकती है। और जब विस्थापन धारा होगी तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का अस्तित्व भी होगा। इस प्रकार किसी भी निर्वात में
हम ये कल्पना कर सकते हैं कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण तरंग या ऊर्जा संचरित हो सकती है। तो ये तरंग निर्वात में भी संचरित हो सकती है और इन तरंगों को नाम दिया मैक्सवेल्स ने विद्युत चुंबकीय तरंग, क्योंकि ये परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न हो रही थी। इन तरंगों का जो स्रोत है वो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है और ये दोनों एक दूसरे के स्रोत हैं। मतलब जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है वो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है और जो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र का स्रोत है। मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के संयम से, संयोजन से हम कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्मित होती हैं। पर ये किस प्रकार होती हैं, कैसे गमन करती हैं, इनको समझने के लिए हम और सबसे पहले मैक्सवेल्स की 4 इक्वेशन देखेंगे। जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में गॉस, एम्पियर और मैक्सवेल्स, इस प्रकार भौतिक विद जो थे उन्होंने इन क्षेत्रों में अपने अपने समीकरण दिए थे और इन चारों समीकरण को जब हम कंबाइन करते हैं, लिखते हैं, तो ये मैक्सवेल्स के समीकरण के नाम से जाने जाते हैं। तो ये समीकरण क्या हैं, कौन कौन से, ये हम देखते हैं।